अब मैं सिक्किम के डिस्ट्रिक्ट पंचायत, अभी तक ये ग्राम पंचायत के स्तर पर बात हो रही थी, अब मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अनुभव को साझा करने के लिए श्री हरिहर शर्मा, जो ग्राम पंचायत से हैं। अच्छा, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताइए। थैंक यू। मंच में विराजे सरल, शांत और कुशल व्यक्तित्व के प्रतिमूर्ति सेक्रेटरी साहब पंचायती राज और अन्य व्यक्तित्व, माननीय व्यक्तित्वगण और सारे भारत के प्रदेश से आए हुए पंचायती मैदान में उतरे महारथियों और मेरे मित्रों, साथियों, मैं सिक्किम स्टेट से बिलोंग करता हूं और सिक्किम एक छोटा स्टेट है, छोटा राज्य है, शांत है और सुंदर है। यह सिक्किम के तरफ से आप लोग सभी को अभिवादन करना चाहता हूं। और आज ही के दिन में अंबेडकर साहब का जयंती भी है, जिनके अध्यक्षता में हमारे देश के संविधान लिखी गई थी और उसी संविधान के तहत हमारे देश के 3 स्तर के सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो हम लोग लोकल बॉडीज कहते हैं, ये 3 सरकार की सम्मेलन सभा आज यहाँ होने जा रही है। ये बड़ा शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में बोलने का मुझे जो अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूं। और आज के प्रोग्राम में सिक्किम के पंचायत का अपना आय स्रोत के बारे में विवरण देने का जो मुझे आदेश मिला है, वो आपके पास मैं अपना सिक्किम का जितना भी OSR, ओन रेवेन्यू सोर्स का विवरण है, वो पेश करना चाहता हूं। सिक्किम एक छोटे स्टेट होने के कारण वहां का पॉपुलेशन भी छोटा ही है, बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे तो दूसरे राज्य की तुलना में हम लोग 6-7 लाख की आबादी में वहां पर रहते हैं और पहाड़ी मुल्क होने के कारण हम लोग दूसरों राज्यों से सिक्किम को कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन वहां पर रहने के लिए शांत है, वातावरण अच्छा है और कभी हो सके हम आप लोग को सिक्किम में आमंत्रित करते हैं, एक बार सिक्किम को देखिए और घूमने के लिए आइए। तो पहला मेरा ड्यूटी अभी यहाँ पर है कि सिक्किम का पंचायतों ने कैसे आय स्रोत बना के रखे हैं। तो एज पर द एक्ट 1993 सिक्किम गवर्नमेंट ने एक कानून बनाई, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 543 के तहत वहां पर टैक्स वसूली करने का जो नियम है, उसके चलते हम लोग बहुत सारी चीज में अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर दे। जैसे ट्रेड लाइसेंस हुआ, किसी को ट्रेड लाइसेंस देना होगा 500 करके ऐसे लेंगे। हर जीपीयू में लगभग ऐसे ही करके रेट रखे हैं और वहां पर डोमिसाइल के सर्टिफिकेट देते हैं, सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट। अगर उनको रिकमेंडेशन करना हो तो 100 रुपया, 100 रुपया करके हम लेते हैं। ST सर्टिफिकेट का हो, OBC सर्टिफिकेट का हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब का जितना भी रिकमेंडेशन पंचायत से जाती है, उसमें 50-50 करके हम ये कलेक्शन करते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन का हुआ, जो जमीन खरीदते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर उसमें से अगर बाहर वाला हो तो 500 करके लेते हैं और विद इन GPU का हो तो 200 करके लेते हैं, जो हमारे GPU के और जो नियम हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मार्किंग ऑर्डर जो रुख कटवाना हो उसका भी होता है 20 रुपया करके। कोई ठेकेदार वर्क कंप्लीट करेगा, उसका रिपोर्ट देना हो तो इसका 0.15% करके जो टेंडर कॉस्ट होता है, ऐसे करके हम वसूली करते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन का हो, प्राइवेट व्हीकल का हो,
टेंडर डॉक्यूमेंट का हो, जो फॉर्म लिया जाता है टेंडर के लिए उसका भी 500 करके, कोई जीपीयू में 1000 करके 1500 करके ऐसे लेते हैं। लेकिन एक मैंने यहाँ पर रेट रख दिया, ये अपना जीपीयू का 500 करके है। अभी जो बिजनेस वाले के ऊपर भी हम लोग 500 करके टैक्स वसूली करते हैं। नॉन लोकल हाउस होल्ड, जो भी जितने भी बाहर के लोग हैं नॉन लोकल है, उन लोग को 300 करके पर ईयर का हम टैक्स वसूली करते हैं। और इसमें से वाटर यूजर चार्ज, ये सभी जीपीयू में सिक्किम में लागू नहीं है। कितने जीपीयू ऐसे है जो पानी के ऊपर टैक्स लगाते हैं वाटर यूजर चार्ज बोल के, लेकिन सभी जीपीयू में नहीं है। ये धीरे धीरे होगा। अभी ये सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए जेजेएम के तहत ये काम हो रही है। शायद अभी जब ये 100% सुनिश्चित हो जाएगी पीने पानी का, तब इसके ऊपर कोई ना कोई हाउस होल्ड के रूप में वसूली करना चाहिए, ये हम लोग सोच रहे हैं। और ऐसे तरीके से हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। कोई जीपीयू में हमारे कार पार्किंग, जहां पर कार पार्किंग होती है छोटे छोटे बाजार में, जहां पर कार पार्किंग, उसका टैक्स हम वसूली करते हैं। बाजार टैक्सेस करते हैं। होर्डिंग लगाने का 50 रुपए करके लेते हैं। जहां पर होर्डिंग लगाते हैं तो उनको 50 रुपए करके लेते हैं। लेबर चार्ज, जो बाहर के लेबर जाते हैं उनको पर मंथ 50 रुपए करके ये टैक्स वसूली करते हैं। यूजर सर्विसेज जैसे हुआ, जीपीयू में हम लोग ये टेंट, जो तिरपाल होती है, चेयर, 100 चेयर, 200 चेयर, 400 चेयर, ये गांव वालों के लिए, कभी मैरिज सेलिब्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, गांव वालों के लिए चाहिए। ये टैक्स दे करके वो यूज करेंगे और वो टैक्स हमारे रेवेन्यू में आ जाएगा, हमारा ओएसआर बढ़ेगा। और ऐसे करके हम करेंगे। यूटिलिटी सर्विस है, जैसे फोटोकॉपी करवाना, पब्लिक का फोटोकॉपी करवाना, जीपीके में जाके करा सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। ऐसे ऐसे करके जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इनके ऊपर भी हम अपना टैक्स वसूली करने का एक माध्यम बनाया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जितने मैंने 2-4 एग्जाम्पल जो आपको यहां मैंने रखा, ऐसे करके अब हम अभी यहां पर हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बात चल रही है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पंचायत के लिए पूरे के पूरे गोल्स तो एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर सिक्किम राज्य के अंतर्गत पहले से ही काम हो रही है। अभी सस्टेनेबल गोल्स में पॉवर्टी का एंड करना, गरीबी मुक्त करना और हंगर, भूखमरी को हटाना, ये सब चीज में थोड़ा बहुत कई काम हो रहा है। और बाकी कितना ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे गोल्स है जो हमारे जो सिक्किम में अचीव होने के कगार पर है। जैसे करके मैंने हम आपको बताना चाहते हैं, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये चीज है। हमारे सिक्किम में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन ये नहीं है। सिक्किम का अच्छा यही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको बराबर माना जाता है। तो ये पॉइंट में हम जल्दी से जल्दी अचीव करने वाले हैं। और गर्ल्स एजुकेशन की बात हो, वहां पर ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाए, ये कोई नहीं सोचेगा। गर्ल्स और बॉयज जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, बराबर है। और ये भी चाहते हैं वहां के लोग, लड़का तो ठीक ही है, लेकिन लड़की को ज्यादा शिक्षा देनी होगी, ये सोच है वहां के लोग की, क्योंकि लड़की को दूसरे घर में जाएगी। अगर हम लोग हमारे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को, अगर लड़का हो या लड़की, किसी को बेटा बेटी को हम लोग दे सके तो दौलत नहीं, हम लोग को देना है तो शिक्षा देना है और संस्कार देना है। अगर हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा और संस्कार दे सके तो दौलत देने का कोई जरूरत नहीं। ये दौलत तो खुद ही कमा लेंगे। ये सिक्किमिस पीपल का ये सोच है। और हमारे यहाँ हम यहाँ पर से वादा करते हैं, ये पॉइंट में हम जल्दी से जल्दी ये अचीव कर पाएंगे।
वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, सैनिटेशन साफ सुथरा, ग्रीन एंड क्लीन विलेज, इसमें भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। इसके ऊपर पंचायत से हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो, बाकी एनजीओ से हो, बराबर काम होते रहते हैं, बराबर काम होते रहते हैं। और कोई ऐसे है जो ये इसमें हम देख रहे हैं गोल्स, उसमें हम बहुत आगे है और जल्दी अचीव कर पाएंगे। और यहां पर एक गोल्स मैंने देखा था, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन अमोंग द कंट्री। ये हमारे ऊपर शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हम सोचते हैं, मेरा एक अनुभव है कि अमोंग द कंट्री हम नहीं करते, अमोंग जीपीयू तो कर सकते हैं, अमोंग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इक्वालिटी। कंट्री हमारी बस की बात नहीं है। ये अपना सोच है मेरा, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो ऐसे करके सिक्किम का जो मैंने आय स्रोत के बारे में संक्षिप्त विवरण यहां पर पेश किया, और सिक्किम का जो ओवरऑल पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे मौका है जो हम अभी स्टेट से आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जो अपना बात रखने का एक अच्छा मौका मिला। तो वहां के ओवरऑल पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज व्यवस्था में एक इनका चुनाव भी इंपॉर्टेंट चीज है। चुनाव सिक्किम में पहले पार्टीगत रूप में होता था, लेकिन अभी जो सरकार है वहां पर स्टेट सरकार, सम्माननीय मुख्यमंत्री पीएस गोले जी वहां के अभी मुख्यमंत्री है, उनके सरकार आते ही ये कानून बदल दी कि अभी पंचायत का चुनाव जो होगा वो पार्टीलेस होगा, पार्टीलेस होगा। पहले पार्टीगत होता था, अभी पार्टीलेस हो रही है, क्योंकि अगर गांव का सरकार बनाना हो तो गांव खुद अपना प्रतिनिधि चुने और उनके मर्जी अपना प्रतिनिधि चुने और मर्जी अपना नॉमिनेशन दाखिला करे। यह स्वतंत्रता अभी सिक्किम में है, और पंचायती राज धीरे धीरे करके फुल्ली ऑटोनोमस हिसाब से सिक्किम में चलने जा रही है, और ये अच्छी सिक्किम के पंचायती व्यवस्था में ये अच्छी एक कदम है। और उसके साथ ही बहुत सारे चीज हम लोग ने वहां पर किया। जैसे अभी एक बात हम बताना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल के तत्वावधान में एक अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क बनाया गया। अभी उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, और बेन प्याग्युंग बोल के एक जीपीयू है, वो उसका रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। वो पार्क है, वहां पर जाके बच्चे खेलेंगे और घूमेंगे, बहुत सारे फैसिलिटी वहां पर है। ये महामहिम राज्यपाल के तत्वावधान में हुआ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया था, इसका रेवेन्यू भी पंचायतों को मिल रहा है। ऐसे ऐसे करके तो अभी पंचायत में मैं 5 साल से आया हूं, 5 ही साल से आया हूं। ऐसे उम्र तो मेरा आधा शतक लगभग होने लगा, फिर भी पंचायत में मैं बहुत छोटा। 5 ही साल 2017 को इलेक्टेड हुआ और पंचायत में आया। आने के बाद ही देखा कि पंचायत एक भास्ट सब्जेक्ट है। पहले लगता था पंचायत कुछ भी नहीं है, अभी मेरे को पता चलने लगा कि पंचायती राज क्या होती है। एक अंग्रेजी में कहावत, उतने पढ़े लिखे तो हम नहीं है, फिर भी मैंने सुना था, आई नो व्हेन आई नो आई डोंट नो एनीथिंग। दोज पीपल नोज एवरीथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग। जब हम कहीं पर घुस जाते तभी पता चलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर हम नहीं घुसेंगे तो पता ही नहीं चलता है। पहले तो हम भी सोच लेते थे कि पंचायत क्या है, एक प्रतिनिधि है, थोड़ा सा सिफारिश कर देना, कुछ नहीं। लेकिन अभी यहां के पता चला कि ये भास्ट सब्जेक्ट है। ये पंचायती राज के तहत हम समाज में कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को इच्छा शक्ति होना जरूरी है। अगर हम इसके ऊपर इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, होने वाला कुछ भी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति रखें, हम लोग को 2030 नहीं
2-4 साल में ये काम कर पाएंगे। जैसे हनुमान जी ने एक ही रात में पूरा पर्वत उठा के लक्ष्मण को बताया था, रामायण बतलाती है। तो हनुमान जी ने ये बड़ा काम कैसे किया? इच्छा शक्ति के वजह से किया। उनके पास जो इच्छा शक्ति थी ये कर पाया। एक ही रात में मंथरा माई ने चौपट करके डाल दिया। तो हमारे पास काफी समय है, अभी 2022 चल रही है, तो 30 का टारगेट है। अगर हम लोग सब मिलके लगेंगे तो ये पूरा का पूरा गोल्स हम लोग अचीव कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये देश हमको बनाना है, भारत देश हमको बनाना है। जापानीज लोग आके भारत को नहीं बनाएगा, अमेरिकन आके भारत को नहीं बनाएगा। अगर भारत को बनाना है तो सिर्फ आप और हम लोग सब मिलके ही बनाना है। समृद्ध कैसे करें? समृद्ध भारत, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है एक समृद्ध भारत का, उनको हम साथ कैसे दें? एक प्रधानमंत्री देश को नहीं बना पाएगा, एक मुख्यमंत्री एक राज्य को नहीं बना पाएगा, ऐसे करके एक सरपंच एक जीपीयू को नहीं बना पाएगा, और एक वार्ड पंचायत वार्ड को नहीं बना पाएगा। सभी के सभी लोग मिलना चाहिए और एक ही कदम हम उठा के चलेंगे तो ये असंभव नहीं है। तो हम लोग को सरकार को साथ देना चाहिए, प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साथ देना चाहिए। एक दिन भारत समृद्ध बनेगा। भारत समृद्ध बनाने के लिए सिक्किम को समृद्ध करना जरूरी है। सिक्किम को समृद्ध करने के लिए मेरा जीपीयू को समृद्ध करना जरूरी है। जीपीयू को समृद्ध करने के लिए मेरा वार्ड समृद्ध होना जरूरी है। जब मेरा वार्ड समृद्ध करने के लिए मैं खुद समृद्ध होना जरूरी हूं। सबसे पहले तो अवेयरनेस की जरूरी है, सबको जानकारी होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है मैंने यहां आके समझा, पहले मेरे को कुछ पता नहीं था। ये जो गोल्स है हमारी या क्या चीज है, गोल्स के ऊपर भारत सरकार कितना पैसा दे रही है ये समझ था मेरा, लेकिन गोल्स यहां आके मेरे को पता चला कि ये एक हमारा फॉर्मूला है, इसके तहत हम चलेंगे तो एक दिन हम सक्सेस होंगे और पूरा भारत को समृद्ध कर पाएंगे। और ये अच्छा लगा जब हम लोग इधर आए, ये सोचा नहीं था, हम लोग आधी अधूरा दिमाग लेके इधर आए थे। अब हम लोग वापस जा रहे, अब वी विल रिटर्न बैक। तो हम लोग लोडेड गन की तरह जाएंगे और एक गन वहां पर छोड़ेंगे जहां पर हमारा गांव है, जहां पर हमारा जीपीयू है। चलिए शर्मा जी, तो इसके बारे में हम एक छोटी सी कविता आपको बताएंगे। एक नेपाली कवि थे पंडित जगन्नाथ उपाध्याय, धनंजय जी, बनारस में रहते थे। पहले वो गुजर गए, उसके टाइम में हम नहीं थे, अभी मेरे टाइम में वो नहीं है। तो उन्होंने एक लिखा था, पुक्षन हेर हिड़ी रहे कमिला, नेपाली में है। पुक्षन हेर हिड़ी रहे कमिला हजारों कोशों पर, पुगदैनन गड़ुरई न उड़ी कनता त्यो 5 भित्तई पर। इसका मतलब है चिट्ठी जो होती है, ये कमिला कहते हैं नेपाली में, ये धीरे 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 करके हजारों कोस दूर चले जाते हैं। लेकिन जो गरुड़, बाज, चील, अगर इनका पंख ना फड़फड़ाए, ये ना चले तो 5 फीट भी दूर नहीं जा सकते। तो ये गोल्स के ऊपर हम लोग को चिट्ठी की तरह जाना है। एक दिन हम लोग कहीं ना कहीं कोसों दूर जा सकेंगे। और पहली बार इतने बड़ा मंच हम लोग को मिला, मेरे को मिला, मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे ये उसमें भी लकीर किसने खींच दिया था कि मैं नेशनल लेवल पे ये स्टेज पर आकर के आप लोग का इतना संबोधन कर पाऊं, तो ये बड़ा मेरा भाग्य की बात है। इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय सिक्किम, जय हिंद। श्री हरिहर शर्मा ने सिक्किम में क्या प्रयास किए जा रहे हैं
उसके बारे में हम लोगों को बताया और साथ ही उन्होंने उसे एसडीजी से लिंक किया कि जो 9 थीम्स पर कार्य करने की बात हम लोग कर रहे हैं, उससे कैसे सिक्किम जैसा छोटा राज्य कई थीम्स पर काफी काम कर चुका है और ये सब हम लोग भी उससे अवगत हैं, और कुछ फिर वो समय से पहले या अन्य राज्यों से पहले वो उन्हें लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और सभी के सामूहिक प्रयास पर के माध्यम से हम लोग कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त